नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बैंकिंग सेक्टर के 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसके बारे में मैक्सिमम कम बात होती है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम जब बात करते हैं तो देश के दिग्गज बड़े बैंकों के बारे में बात करते हैं कि वो बैंक क्या कर रहे हैं, और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो होता है वो निफ्टी बैंक निफ्टी से होता है, क्योंकि उनका वेटेज इतना अधिक होता है कि वो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को ही इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे बैंक्स हैं देश में जो कि प्राइवेट सेक्टर के हैं, अच्छे बैंक्स हैं, लेकिन उनके ऊपर ध्यान इसलिए नहीं जाता क्योंकि उनकी जो मार्केट कैप है वो कम है और प्राइवेट सेक्टर बैंकों की तुलना में उनका जो मार्केट शेयर है एकदम ना के बराबर है, या है भी तो बहुत कम है। और उन बैंकों में भी जिस तरीके से काम होता है तो वहां पे लोगों को थोड़ा डर भी लगता है कि क्या ये बैंक चलेंगे या बंद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कहीं पैसा तो नहीं डूब जाएगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर जब हम बात करते हैं तो लोगों के मन में एक दिमाग होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो होते हैं, जो नए निवेशक होते हैं, मैक्सिमम ये सोच के चलते हैं कि बड़े स्टॉक्स की जगह छोटे स्टॉक्स में पैसा लगाने की सोचते हैं, यानी कि 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए वाले शेयर उनको पसंद आते हैं। वो हमेशा 1000, 1500, 2000 वाले शेयरों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको पसंद नहीं आते, लेकिन उनको जो है क्वांटिटी पसंद आती है कि उनके अकाउंट में कितनी क्वांटिटी में शेयर पड़े, ना कि ये देखते हैं कि उनके पास किस क्वालिटी में शेयर पड़े। तो आज हम बात करने वाले 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक उस तरीके के जहां पे प्राइस भी आपका कम है और मूवमेंट भी किस तरीके की है, और क्या यहाँ पे कुछ सालों में ये बैंक्स डबल होने की हिम्मत रखते हैं। तो ये सारी चीज पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं तो फेडरल बैंक की अगर हम यहाँ बात करें, आप देखेंगे 3-4% गिरावट देखने मिली। 83 रुपए के आसपास स्टॉक का प्राइस चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब इसकी हम वैल्यूएशन चेक करने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ देखते हैं ऑलमोस्ट 11 के पी मल्टीपल पे स्टॉक आपको अवेलेबल देखने मिल रहा है। वही सेक्टर पी ऑलमोस्ट 40 के आसपास चल रहा है। 1:1 की प्राइस टू बुक अगर हम बात करते हैं वो आपको यहाँ देखने मिलती है। 1.12 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक मिल जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं बैंक की वैल्यूएशन जो है लगभग 16,600 करोड़ के आसपास देखने मिल जाती है। लेकिन इस स्टॉक को जब हम चार्ट पे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो बैंक अच्छा है, कोई खास यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, लेकिन बड़े बैंकों की तुलना में यहाँ पे उस लेवल का परफॉर्मेंस अभी तक नहीं देखने मिला है। जब हम यहाँ पे थोड़ा जूम करके बात करते हैं तो आपने देखा बैंक निफ्टी या बैंक के जो लीडर स्टॉक्स हैं उन्होंने अपने पुराने हाईस को निकाल दिया और नए हाई की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक्स अभी भी 2020 के पुराने हाई को अभी तक छुए नहीं है। ऑलमोस्ट 83 रुपीज़ के आसपास है। यहाँ पे भी तेजी होती हुई दिख रही है निचले लेवल से। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो चुका है, लेकिन फिर भी अपने जो रिसेंट हाई या पुराने हाईज जो हैं ऑलमोस्ट 130-140 रुपीज़ तक के आसपास के, उससे अभी भी कहीं ना कहीं बहुत दूर है। तो दोस्तों इस टाइप के जो बैंक्स है वो डेफिनेटली अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंकों की तुलना में इसको जो प्रीमियम है वो कम मिलता है। तो अगर इस स्टॉक में आपको देखना है तो अगर आप यहाँ पे कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपनी रिसर्च जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बैंकों की परफॉर्मेंस है वो खासकर उनके एसेट वैल्यू और खासकर जिस तरीके से वो काम करते हैं, एनपीए और उनके प्रोविजनिंग के आंकड़े, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी बैलेंस शीट किस तरीके की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में सीधा सीधा, तो आप जब बैलेंस शीट पे जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि इसके किस तरीके के ग्रॉस एनपीए आपको देखने मिल रहे हैं। तो पिछले कई क्वार्टर से इसके ग्रॉस एनपीए जो है 3% के आसपास कांस्टेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं नेट एनपीए के आंकड़े देखेंगे तो 2% से लेके 1% के बीच में अब नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनके जो ग्रॉस एनपीए इस रेंज में ही कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यही एक सबसे बड़ा दर्द है इन लोगों के लिए कि यहाँ पे ग्रॉस एनपीए जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देते थे या वो बहुत मुश्किल करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस कारण से इन स्टॉक्स में तेजी नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब हम यहाँ पे होल्डिंग के शेयर होल्डिंग पैटर्न जब देखने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि इस बैंक में एफआईएस की शेयर होल्डिंग में गिरावट देखने मिल रही है। 2019 दिसंबर तक यहाँ पे 32% होल्डिंग थी एफआईएस की, जो घट के 21% हो गई दिसंबर 20 तक। तो डेफिनेटली यहाँ एफआईएस अपनी होल्डिंग्स घटा रहे हैं। तो इस चीज़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आप एफआईएस को ध्यान में रखते हैं तो एफआईएस की यहाँ पे जो होल्डिंग है वो घटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम डीआईएस की बात करते हैं तो डीआईएस की होल्डिंग 38% से बढ़ के 44% हो गई है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी यहाँ पे लगभग इजाफा हुआ है। 29.5% से बढ़ के 33.7% के आसपास हो गई है। तो दोस्तों अगर बुल रैली की शुरुआत हुई है और जिस तरीके से अब मार्केट परफॉर्मेंस दे रहा है धीरे धीरे करके, तो एक एक करके हर एक
सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो ऊपर चलते हुए दिखाई देंगे। बैंकिंग सेक्टर में सारे बड़े स्टॉक्स पहले ऊपर पहुंच गए, तो हो सकता है आपको धीरे से करके बाद में इन स्टॉक्स में भी रैली आती हुई दिखाई दे और फिर ये भी अपने नए हाइज की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको अपना ध्यान होना चाहिए कि आप किस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में, आपकी रिस्क कैपेबिलिटी क्या है और आपका स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस है। इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। कम से कम अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 70 रुपये का स्टॉप लॉस कम से कम दिमाग में रखना चाहिए कि आपको 70-75 रुपये के आसपास अगर ये स्टॉक नीचे आ तो खरीदना है, तो होल्डिंग गिरावट में आप इसको खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास होल्ड है तो ऑलमोस्ट 70 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन दूसरे स्टॉक की बात करें तो आरबीएल बैंक, दोस्तों यहाँ पे इस स्टॉक ने जब 2019 के समय था तब इस स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन उसके बाद से एक तेज गिरावट आई, उसके बाद ये स्टॉक उभर नहीं पाया। 101 रुपये का 52 वीक लो जो था वो पिछले साल लगा था। अभी स्टॉक 246 रुपये के आसपास कामकाज करे, तो कहीं ना कहीं निचले लेवल से आप देखेंगे तो 2.5 गुना स्टॉक हो चुका है। लेकिन अगर हम जब वैल्यूएशन वाइज देखते हैं तो 25-26 के पी रेशियो पे स्टॉक कामकाज करता है। ईपीएस इसकी 9 रुपये के आसपास है और 14,700 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो कोई ज़्यादा बड़ा बैंक नहीं, मिड कैप साइज का आप इसको मान सकते हैं। 202 रुपये इसकी बुक वैल्यू है, 1.2 की बुक वैल्यू पे आपको यहाँ पे प्राइस टू बुक पे स्टॉक अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन जो है उसकी यहाँ पे चीप है। लेकिन जब आप चार्ट पे इसको देखने की कोशिश करते हैं तो चार्ट में आपको देखने मिलेगा कि इस स्टॉक के जो हाइस थे ऑलमोस्ट 700 के आसपास के थे जब इसने 2019 में 700 रुपये तक के हाई छुए थे। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही तेज गिरावट है, उसके बाद स्टॉक कभी भी उभर नहीं पाया। गिरावट आई, लगभग 100 रुपये का लो लगा, उसके बाद अब रिकवरी की कोशिश भी हो रही है तो 200-250 रुपये के आसपास है। लेकिन अभी भी अपने रिसेंट जो हाई जहां से इसमें गिरावट आती हुई दिखाई दी थी पिछले साल जनवरी फरवरी में भी, तो उस समय भी स्टॉक 300-350 रुपये के आसपास कामकाज करता था। तो अगर वहां से अभी 300-350 के लेवल आने तो यहाँ से भी आपको कम से कम 100-125 रुपये की तेजी देखनी बाकी है। और अगर ये स्टॉक अपने पुराने हाइस की तरफ जाने की कोशिश करता है, ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल तुरंत जाएगा या साल भर में जाएगा, लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म अगर 2-3 साल का टाइम होरिजन रखते हैं और अगर कंपनियों की कमाई सही रहती है, सारी चीज़ें सेक्टर में अगर कोई गलत चीज़ें नहीं होती, तो ये स्टॉक अगर फिर से 700 रुपये की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक 3 गुना होने की भी जो है उम्मीद रख सकता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे रिस्क इसी चीज़ का है कि क्या ये जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि इनकी जो अगर हम जो फाइनेंशियल्स चेक करने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके की इसकी जो बैलेंस शीट है उसको अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो आपको देखने मिलेगा कि 2-3 साल पहले जब इस स्टॉक को हम देखते थे तब 1% के आसपास इसके ग्रॉस एनपीए हुआ करते थे। लेकिन सडनली 2020 के आसपास जब हमने देखा, 19-20 के आसपास जब यहाँ प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दी, ग्रॉस एनपीए सडनली जंप होकर 4% के आसपास आते हुए दिखाई दिए। नेट एनपीए में भी अच्छी खासी बढ़त देखने मिली। तो यहाँ पे प्रॉब्लम वहीं से आती हुई दिखाई दी कि अगर ग्रॉस एनपीए किसी भी बैंक के बढ़ते हैं तो मार्केट उसको पसंद नहीं करता। हालांकि इस कंपनी की अगर हम कमाई की बात करते हैं तो इसकी कंपनी की कमाई लगातार बढ़ती हुई दिखाई दी थी। 2017 से आप इसको कंपेयर करेंगे तो लगातार 2019 तक इसकी जो ईपीएस में बढ़त देखने मिली थी। मार्च 2020 तक के आंकड़े में देखेंगे तो ईपीएस में यहाँ पे गिरावट आई थी, 11 रुपये की ईपीएस क्लॉक की थी। लेकिन अगर धीरे धीरे फिर से रिवाइवल आता है, इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है हर क्वार्टर की अगर फिर से बढ़ती है तो शेयर प्राइस में भी उसका रिफ्लेक्शन जो है आपको आसानी से देखने मिलेगा। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, एफआईएस ने यहाँ पे पिछले 1 साल में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। ये चीज़ एक पॉजिटिव मानी जा सकती है इस स्टॉक के लिए कि 24% से बढ़ के एफआईएस ने अपनी जो शेयर होल्डिंग है ऑलमोस्ट 35% के आसपास कर दी है। लेकिन डीआईएस की अगर शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो 30% से घट के ऑलमोस्ट 25% आ गई नीचे की तरफ। पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो 45% से घट के 40% हो गई पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो पब्लिक ने भी अपने शेयर यहाँ पे लगभग निकाले हैं, कुछ परसेंट यहाँ पे रिड्यूस किए। तो एफआईएस का यहाँ पे जो रुझान है वो पॉजिटिव है। फेडरल बैंक में देखा आपने कि वहाँ गिरावट देखने मिली एफआईएस की होल्डिंग में, लेकिन यहाँ पे एफआईएस की शेयर होल्डिंग जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे आप मान सकते हैं। लेकिन तीसरे स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो डीसीबी बैंक, एक वक्त यहाँ पे माना जाता था कि ये स्टॉक भी जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है और डेफिनेटली उसने अपने वक्त में दिखाया भी था। लेकिन अगर अभी बात करते हैं, स्टॉक 115 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा है। 58 रुपीज़ के आसपास के लो लगे थे 52 वीक, और 52 वीक हाई की अगर हम बात करते हैं 174 के आसपास का आपको देखने मिलता है। वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम बात करते हैं 3,500 करोड़ रुपए का ये बैंक है, यानी कि बहुत ही छोटे क्वांटिटी का बैंक है, मतलब मार्केट कैप इसकी बहुत ही छोटी है। तो यहाँ पे ग्रोथ के जो चांसेस है आगे चल के बहुत तेजी से बढ़ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटा बैंक है तो लोगों को हमेशा डर रहता है कि कहीं बंद ना हो जाए या कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई तो कुछ हो थोड़ी जाएगा इसको, या हमारे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सबके मन में होती है, छोटे निवेशकों के मन में सबसे ज़्यादा होती है।
लेकिन जब हम इस स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में 2014 से अगर आप देखेंगे एक अप ट्रेंड में ही कामकाज किया। जब कभी भी यहाँ गिरावट आई है तो उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी। स्टॉक 2014 के आसपास आप देखते हैं लगभग 40 रुपए के आसपास कामकाज करता था। 40 रुपए से बढ़ के 2019 के हाई अगर आप देखते तो 240 रुपए के आसपास थे। लेकिन जब उसके बाद एक गिरावट आई थी, सारे बड़े जो बैंक्स थे जिसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी DHFL के बाद, तो ये सारे बैंक्स टूटते हुए दिखाई दिए। 58 रुपीज़ तक लो लगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं तो रिकवरी में उसने उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि नीचे से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन पुराने हाइज भी अगर हम बात करते हैं तो 150 से 200 रुपए के आसपास के वो लेवल है जो कि यहाँ पिछले साल जनवरी में कामकाज करता था स्टॉक 2020 में। तो अभी भी यहाँ से 2 गुना होने की ताकत जो है इस बैंक में है। लेकिन अगर हम इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स को देखेंगे कि क्या यहाँ पे वाकई में उस चीज़ की चीज़ हम देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लगातार प्रॉफिट जो है कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईपीएस में लगातार बढ़त देखने मिली। 2016 में कंपनी 6-6.5 रुपए के आसपास की ईपीएस क्लॉक करती 6.86 की, जो मार्च 2020 तक बढ़ के 10.9 होती हुई दिखाई दी। तो लगातार ईपीएस में बढ़त है, प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़त है। लेकिन जब हम यहाँ पे किस कंपनी के एनपीए को देखने की कोशिश करते हैं तो एनपीए भी जो है पिछले 4-5 सालों से लगातार आपको कांस्टेंट देखने मिलेंगे। 2% के आसपास यहाँ पे ग्रॉस एनपीए बराबर है। मतलब यहाँ पे कोई खास ज़्यादा बढ़त या कमी देखने को नहीं मिल रही। तो एक स्टेबल नंबर जो है यहाँ पे ग्रॉस एनपीए के आपको देखने मिलते हैं। नेट एनपीए के भी आंकड़े जो है ऑलमोस्ट 1%, 1.16% के आसपास आपको स्टेबल देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम एफआईआईस की या प्रमोटर्स की हिस्सेदारी यहाँ देखते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी यहाँ 14.89% के आसपास स्टेबल देखने मिलती है। एफआईआईस लेकिन लगातार यहाँ पे अपनी होल्डिंग जो है कम कर रहे हैं। पिछले एक साल में लगभग 25% से घट के 14% के आसपास जो है होल्डिंग इनकी एक साल में हो गई है। तो एफआईआईस ने अपनी होल्डिंग जो है थोड़ी कम की है। डीआईएस वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो 32-33% से बढ़ के ऑलमोस्ट 39%, यानी डीआईएस ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। पब्लिक शेयर होल्डिंग की भी अगर हम बात करते हैं तो 27-28% से बढ़ के 32% के आसपास की जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक शेयर होल्डिंग जो यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो तीनों ही जो बैंक के प्राइवेट सेक्टर के हैं, तीनों ही छोटे क्वालिटी के बैंक है, ज़्यादा बड़े सेक्टर के बैंक नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्राइवेट सेक्टर बैंकों की तुलना में ज़्यादा है। रिस्क भी यहाँ ज़्यादा है, रिवॉर्ड मिलने के चांसेस भी यहाँ ज़्यादा है। यहाँ पे अभी तक जो तेजी नहीं आई है तो यहाँ पे तेजी आने के चांसेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और गिरावट अगर आएगी तो उसमें लीडर भी यही बनेंगे, क्योंकि बड़े सेक्टर की तो बड़े बैंकों की तुलना में गिरावट जो है वो छोटे बैंकों में ज़्यादा तेज और ज़्यादा शार्प होती है। तो यहाँ पे रिस्क जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो जब कभी भी आप स्टॉक में या किसी भी प्रकार के इस टाइप के स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो दोस्तों आपको रिस्क अपनी पता होनी चाहिए कि आप किस तरीके के रिस्क ले रहे हैं। प्रॉपर एनालिसिस जरूर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोशिश की आपको बैंकों के अच्छे और दोनों बुरे चीज़ें दोनों को बताने की कि किस तरीके से ये स्टॉक जो है आगे चल के आपको कामकाज करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।